नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्रैक करें, तो इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं या फिर आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के आपके मन में जो भी दुविधा है वो आप हमारे 1-to-1 काउंसलिंग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया गया है उसको फिल करना है और उसको फिल करने के बाद हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी जुड़ी हुई जो भी आपकी दुविधाएं हैं उसको दूर कर सकें। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं सारे कथनों को। यहाँ पर पहला कथन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक देशों को सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के उनके कथित स्तरों के आधार पर रैंक करता है, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और राय सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है और भी समाचार पत्रों में इसको लेकर के न्यूज आए हैं। और क्या था, करप्शन इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 180 देशों में कितनी है, 93। तो यहाँ पर हम इसी इंडेक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा का पूरा जो करप्शन इंडेक्स है उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी रैंकिंग दी जाती है वो इसी आधार पर दी जाती है कि आखिर जो सार्वजनिक क्षेत्र में किसी देश में भ्रष्टाचार का लेवल कैसा है, स्तर कैसा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को लेकर के जो बातें कही गई हैं कि किस आधार पर देशों को रैंकिंग दिया जाता है वो पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन में। दूसरा कथन क्या है कि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 के अनुसार डेनमार्क ने लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर वही भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है उसी को आधार बना करके कहा जा रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा का पूरा करप्शन इंडेक्स जो है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि लगातार छठे वर्ष भी डेनमार्क ने क्या किया है, टॉप पोजीशन यहाँ पर एक्वायर किया है। और उसके बाद जो है फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का स्थान आता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, सूचकांक 1995 से गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सूचकांक है उसे जो एक गैर सरकारी संगठन, इसका नाम क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उनके द्वारा जो है रिलीज किया जाता है 1995 से ही हर वर्ष। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है यहाँ पर सही है। तो जो न्यूज आया है उसको भी आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्कोरिंग है वो 0 से 100 के बीच में होती है यहाँ पर। और 0 का मतलब क्या होता है, हाईली करप्ट, और 100 का मतलब क्या होता है, वेरी क्लीन। तो ये सारी बातें, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, उसको आपको क्या करना है, अपने ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है कि गुजरात में बोडला वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय मोर के आवास के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो स्टेट का नाम गुजरात और दूसरा जिस अभ्यारण्य की हम बात करें वो क्या है, बोडला वन्य जीव अभ्यारण्य। आपको ध्यान में रखना है कि जो बोडला वन्य जीव अभ्यारण्य है वो गोवा में है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो पहला कथन क्या हो जा रहा है आपका, गलत। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, गोवा की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाने वाली कैरमबोलिम या फिर करमाली झील एक मानव निर्मित ताजे पानी की झील है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, हम बात करें किसकी, कैरमबोलिम झील, जिसे हम लोग करमाली झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि गोवा में ही है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि क्या यह मानव निर्मित है या नहीं, ये हमें पता करना है।
और आज जो न्यूज़ आया है जो कि इसी लेक के बारे में है, द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, और यहाँ पर आप देखोगे इसके बारे में जानकारी दी गई, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो झील था उसे शुरुआत में क्या किया गया था, वहाँ पर जो खेत होते हैं, धान के खेत होते हैं गोवा में, उनको जो है सिंचाई करने के लिए बनाया गया था। यानी कि ये मैन मेड झील है। और इसका निर्माण कब हुआ था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो जानकारी दी गई उसमें क्या कहा गया है कि 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक गोवा पर शासन करने वाले जो कादम्ब थे, उन्होंने क्या किया था, इस झील का निर्माण कराया था। और झील का निर्माण कराने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था कि धान की खेती का क्या किया जाए, सिंचाई किया जा सके। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो दूसरा कथन है वो क्या है, पूरी तरीके से सही है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा कथन, केवल दूसरा कथन क्या है, सही है। तो न्यूज़ को जरूर पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है ये। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये झील इसलिए बहुत ही फेमस है क्योंकि जो क्या है कि सर्दियों के दिनों में जो है काफ़ी भारी मात्रा में जो जल पक्षी होते हैं वो यहाँ पर आकर के निवास करते हैं। तो इसलिए इस झील का काफ़ी महत्व है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जो वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा क्या है, आयोग की नियुक्ति हर 6 साल में की जाती है और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 6 साल, इसके कारण जो है ये कथन पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, गलत। 5 साल में, हर 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, या फिर अगर राष्ट्रपति उचित समझे तो 5 साल के पहले भी क्या कर सकते हैं, वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, लेकिन 6 साल तो नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो क्या हो जा रहा है, गलत। और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल पहला कथन क्या है यहाँ पर सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द हिंदू में आया है, क्या है, प्रेसिडेंट मुर्मू अपॉइंट्स 4 मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो यहां पर जो है इस न्यूज को आधार बना करके क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है, ट्राई एक वैधानिक निकाय है जो देश के दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ट्राई क्या है, एक वैधानिक संस्था है और आप सभी जानते हैं वैधानिक संस्था इसका मतलब कि संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके इसको बनाया गया था। और इसका नाम जो अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया उसका नाम क्या है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997। और ये किसको नियंत्रित करता है, तो यह जो दूरसंचार क्षेत्र है, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र है हमारा, उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो बिल्कुल सही कथन है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पहला कथन तो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, जापान ने 2019 में दुनिया का पहला पूर्ण 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया था। 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया था, याद रखिएगा 2019 में जापान ने नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है सबसे पहले पूरी दुनिया में पूर्ण रूप से जो है 5G अपने देश में लॉन्च किया गया था, यूएस से थोड़े से कुछ घंटों पहले। तो वो देश जापान नहीं है बल्कि कौन है, दक्षिण कोरिया। तो यहां पर जो दूसरा कथन वो क्या है जा रहा है आपका, गलत है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका 4 का ए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है द इकोनॉमिक्स टाइम में। और क्या है, गवर्नमेंट लॉन्चेज भारत 5G पोर्टल फॉर क्वांटम IPR एंड 6G रिसर्च। और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 138 और 182 किससे संबंधित हैं। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको ILO जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके जो
प्रमुख सम्मेलन है उसके बारे में मैंने जानकारी दी थी, डिटेल में जानकारी दी थी। और मैंने आपको बताया था कि जो 8 कन्वेंशन है, सम्मेलन है, वो इसके प्रमुख सम्मेलन है। इसमें से कुछ को भारत ने 6 को भारत ने क्या किया है, रेक्टिफाई किया है, 2 को नहीं किया है। उसमें अगर आप देखोगे उसी नोट्स में को मैंने उठाकर के यहां पर भी डाला है, आप देखोगे जो संख्या 138 है और 182 जिसका क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, वो क्या है, न्यूनतम आयु कन्वेंशन, और 182 क्या है, बाल श्रम सम्मेलन में बाल श्रम सम्मेलन के सबसे खराब रूप, यानी कि बाल श्रम जो है श्रम का सबसे खराब रूप है। अब इन दोनों के आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर आप साफ साफ कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो होगा क्या इसका आंसर। तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बाल श्रम। तो मैं बार बार मैंने उस समय कहा था, अभी कह रहा हूं, ये जो कन्वेंशन है ना आईएलओ के, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। कन्वेंशन संख्या के साथ साथ उसके टॉपिक्स जो है वो भी आप क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने प्री में पूछ रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के तथ्य को। और आज के तथ्य में हम देखेंगे डीप फेक के बारे में। डीप फेक काफी इंपॉर्टेंट एक टर्म उभरा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो चला है। तो आप सभी जानते हैं कि डीप फेक क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपके आवाज के हूबहू नमूने या फिर वीडियो किसी और का, फोटो किसी और के, या फिर चेहरा किसी और का, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है जो हूबहू आपकी आवाज की नकल उतार सकता है, आपका जो फेस है उसको दोबारा से कॉपी कर सकता है, किसी वीडियो में उसको पेस्ट किया जा सकता है। तो ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी वो काफी खतरनाक तरीके से जो है उपयोग की जा रही है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि काफी इंपॉर्टेंट ये टर्म हो चुका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि डीप फेक के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। डिसएडवांटेज इसके बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इसका उपयोग जो है गलत तरीके से हो रहा है समाज में। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जो राजनेता हैं, उनके जो है आवाज के नमूने या फिर उनके वीडियोस वगैरह जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी से बना करके पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। इससे जो है आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। तो काफी सारा ऐसा चीज आप देखोगे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी से जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है इसने पैदा किया है। लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पर आप फोकस करोगे इसके एडवांटेज में और इसके डिसएडवांटेजेस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर इसके बारे में और जानकारी आप लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, खुद से बनाने का प्रयास करें। जब भी ये वीडियो देखें तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से इसको बनाने का प्रयास कीजिए और फिर देखिए कि क्या ये क्वेश्चन आपका सही हुआ या नहीं हुआ। इससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर आपको ये सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें। जो शुरुआत में मैंने आपको जानकारी दी, सूचना दी, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।